ज्योग्राफी फर्स्ट का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसके अंदर हमने एक ही तारे या एक ही वस्तु से पृथ्वी या ग्रहों के निर्माण की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं द्वैतवादी या द्वैतारक सिद्धांत। इसके अंदर जो मुख्य सिद्धांत आता है द्वैतारक में, द्वैतारक का मतलब किसी दो तारों के संयोग से पृथ्वी या ग्रहों के निर्माण की बात की गई है। इस सिद्धांत के अंदर जेम्स जीन्स, जो कि एक अंग्रेज विद्वान थे, उनका थॉट है। और इस सिद्धांत को जो द्वितारक की बात आती है, इसे बाइप्लैनेटल यानी कि बाइप्लैनेटल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जेम्स जीन्स का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और बीए प्रथम वर्ष की जो परीक्षा है ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट में, उसमें अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। तो इस परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो जेम्स जीन्स द्वारा 1919 के अंदर इसको प्रतिपादित किया गया और इसका संशोधित रूप जैफ्रीज नामक विद्वान द्वारा 1929 के अंदर पेश किया गया। इस सिद्धांत के अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, जो इसकी थ्योरी है, जो इसका थॉट है, वो क्या है? वो थॉट ये है, जो मुख्य इसकी बातें आती हैं कि ब्रह्मांड में, नंबर एक जो बात करते हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा एक तारा और मौजूद था। सूर्य के अलावा एक तारा और मौजूद था। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि वह सूर्य से काफी बड़ा था, सूर्य से काफी बड़ा था। तीसरी बात यह आती है कि सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर घूम रहा था, लेकिन जो साथी तारा, जिसकी ये बात एक तारे और की बात की, उसकी बात है, वह तारा अपने परिपथ पे आगे बढ़ रहा था, अपने परिपथ पर आगे बढ़ रहा था। जैसे वह अब आगे बढ़ता हुआ सूर्य के सामने आया तो सूर्य के बाह्य भाग पर उस जो सूर्य से तारा बड़ा था, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सूर्य से ज्यादा था। तो इस वजह से सूर्य के बाह्य भाग में उस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल लगा। उस बल लगने से सूर्य के बाह्य भाग से, जैसे ये तारा अपने परिपथ पे आगे बढ़ रहा है, जैसे ये सामने आया, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा है और सूर्य के बाह्य भाग से ज्वार की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत को जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत इस वजह से कहा जाता है, जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत। यहां से ज्वार निकलना स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे तारा इसके यहां से चल के नजदीक आया तो ज्वार की ग्रोथ भी ज्यादा हुई। यह तारा अपने रास्ते से आगे बढ़ गया और ये फिलामेंट जो ज्वार यहां से निकला
निकलने के बाद ये तारे की तरफ बढ़ा, ये तारे की तरफ आगे बढ़ा। इतने में ये तारा काफी आगे बढ़ गया और ये फिलामेंट ना तो ये तारे के साथ जा सका क्योंकि तारा अपने परिपथ पे आगे बढ़ गया था, और ना ही ये सूर्य के अंदर वापस आ सका। इसने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा स्टार्ट कर दी। ये फिलामेंट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लग गया, और जो ये ज्वार था, लावा था, गर्म था, जैसे इसने परिक्रमा स्टार्ट की, धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा है। अब मुख्य बात यह आती है कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, ये जो फिलामेंट था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज्वार की, ये फिलामेंट की, ये एक लिफ पत्ती के आकार का, श्रृंगार की आकृति का था, जो दोनों किनारों पर पतला और बीच में इसकी मोटाई ज्यादा है। एक लिफ की आकृति, पत्ती की आकृति का फिलामेंट। जैसे जैसे ये ठंडे हुआ है तो सबसे पहले किनारों वाली जगह पर जल्दी ये फिलामेंट ठंडा हुआ है, और यहां पर ये ग्रह बने। सबसे पहले किनारों वाली साइड के अंदर ग्रह बने, और उसके बाद में ये बीच वाले ग्रह बने। अब बात ये आती है कि जैसे कि ये मुख्य भाग में तो ये ग्रह बने, लेकिन ये बीच में जो भी ज्वार का अतिरिक्त भाग बचा था वो उपग्रहों के रूप में रहा। इसके अंतर्गत यह बात ग्रहों की निर्माण की है कि ग्रह कैसे बने। इस फिलामेंट के ठंडा होने से इस प्रकार से ग्रह बने। बीच वाले ग्रह इस वजह से मोटाई में है, साइड वाले ग्रह इस वजह से छोटे हैं, ये बड़े ग्रह बीच में हैं। ये इस चीज को थोड़ा सिद्ध भी करता है, समस्या सुलझाने की बात भी करता है। अब हम ये बात करते हैं कि कुछ न कुछ इस सिद्धांत से कुछ समस्याएं सुलझी हुई प्रतीत होती हैं। सौरमंडल की कुछ समस्याएं जो हैं वो सुलझी हुई प्रतीत होती हैं। कौन कौन सी लिखते हैं? नंबर 1, ग्रहों का क्रम। आज यदि हम देखें, अभी हमने बात चर्चा की थी कि ग्रहों का क्रम, साइड में जो किनारे पर जो ग्रह हैं वो छोटे ग्रह हैं, चाहे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बीच में बृहस्पति, शनि और अरुण जैसे बड़े ग्रह आते हैं। यह क्रम की बात आती है। दूसरा ये बात करूंगा कि जो ग्रह जल्दी ठंडा हुआ, जो छोटा ग्रह था वो जल्दी ठंडा हुआ, और इस वजह घनत्व ज्यादा, और वो सूर्य के नजदीक है, और जो देरी से ठंडे हुए हैं, ठीक है, वो यानी कि सूर्य से दूरी पर है। दूसरी चीज, उपग्रहों का क्रम। उपग्रहों का क्रम, तो यहां पर यह भी बात थोड़ी सही प्रतीत होती है कि उपग्रहों का क्रम, कि जो ग्रह जल्दी ठंडा हो गया, उसके उपग्रह या तो बने ही नहीं, यदि बने तो कम। छोटे ग्रहों के उपग्रह इसी वजह से कम है, और बड़े ग्रहों के जैसे शनि है, बृहस्पति है, इनके उपग्रहों की संख्या ज्यादा। अब बुध है, शुक्र है, यानी कि सूर्य के नजदीक भी हैं। दूसरी बात, ये छोटे ग्रह हैं, तो इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि जो ग्रह छोटा था और उसका उपग्रह बना,
तो वो उपग्रह बड़ा बना, दूसरे उपग्रहों की बजाय वो बड़ा बना। जैसे कि अपने चंद्रमा की बातें करना, ठीक है, कि पृथ्वी के एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। यहां इसके साथ हम ये भी चीज जोड़े, उपग्रहों का क्रम तथा संरचना व आकार। संरचना व आकार, आकार में बात की जा चुकी है कि आकार के अंदर जो छोटे ग्रह थे उनका या तो उपग्रह बना नहीं, यदि बना तो वो बड़ा बना। दूसरे जो बड़े ग्रह थे, बड़े ग्रह देरी से ठंडे हुए, इस वजह से उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संरचना जो है वो अपने पिता ग्रह के अनुकूल हुई है तथा उनका आकार छोटा था। जैसे बृहस्पति या शनि के उपग्रहों की बात करें तो काफी ज्यादा संख्या में है लेकिन छोटे हैं। तीसरी बात करें कि ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष, ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष यानी कि ऑर्बिट ग्रह पथ को सूर्य कक्षा से मेल नहीं खाना चाहिए। जो सूर्य की कक्षा यानी कि ये सूर्य है और जो दूसरे ग्रह, ये सूर्य है, दूसरे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में जो घूम रहे हैं, इसकी बात हो रही है, बल्कि ग्रह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए, एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से कोई भी ग्रह है वो अपने लेवल में झुकेगा। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपनी कक्षा अक्षतल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकना ये पृथ्वी है। यदि हम बात करें तो इसका ग्लोब के अकॉर्डिंग बात करें तो ये झुकाव ये इतना यानी कि 23.5 डिग्री झुकाव इसका है। ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल के कारण पृथ्वी झुकी हुई है और वो इस पार्ट झुका हुआ जो पृथ्वी का सूर्य के सामने वाला भाग है। तो इस वजह से ये तथ्य भी वर्तमान ग्रहों की कक्षा से पूर्णतः मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कक्ष झुका हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निस्तृत वायव्य पदार्थ का आकार, निस्तृत वायव्य पदार्थ का आकार। पास आते हुए तारे की ज्वालीय शक्ति से सूर्य से जो फिलामेंट निकला, सूर्य से जो फिलामेंट निकला था वह श्रृंगार के आकार का क्यों हो गया। ये लीफ की आकृति, श्रृंगार की आकृति यानी कि दोनों साइडों में पतला, बीच में मोटाई ये हो गई, ये एक लीफ पत्ती के आकार का कैसे बन गया, श्रृंगार की आकृति का कैसे बन गया। तो इसका मुख्य कारण पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति, तारे की आकर्षण शक्ति में विभिन्नता होना है। क्यों? देखिए, पहले यहां था दूरी थी, फिर यहां आया नजदीक हो गया, फिर धीरे धीरे दूर गया। तो इस वजह से जो आकर ये तारा आगे अपने परिपथ पर बढ़ रहा था तो इसका पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम, इस वजह से उसका जो आकर्षण शक्ति, जो गुरुत्व बल लगा है, उसकी वजह से इसकी आकृति इस प्रकार की बनी। दूसरा, साथी तारा दूर था, कम आकर्षण के कारण कम पदार्थ बाहर निकला और जैसे ही पास में आया ज्यादा पदार्थ बाहर निकला और फिर लास्ट में फिर दूर गया तो फिर कम पदार्थ बाहर निकला। इस वजह से इसकी आकृति पत्ती के आकार की हो गई।
ये तो बातें हैं सिद्धांत से संबंधित। पहले नंबर पर सिद्धांत आया 1919 में, जेफरीज ने इसका संशोधन किया 1929 में, जिसके कारण इसका महत्व बहुत बढ़ा। उसके बाद परिकल्पना में कि फिलामेंट कैसे बाहर निकला। द्वैत तारक क्यों कहते हैं? एक तारा सूर्य और सूर्य के अलावा एक तारा और, जिस वजह से इसको द्वैत तारक परिकल्पना या सिद्धांत कहते हैं। फिलामेंट निकलने के बाद ग्रह कैसे बने? कि वो फिलामेंट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठंडा हुआ और उसके बाद क्रम से उसके अंदर जो पदार्थ था वो घनीभूत होकर यानी कि ग्रहों का रूप लेता गया। उसके बाद यदि हम बात करें कि कुछ प्रकार की जो समस्या हैं वो ये हैं, तो ये अपने पास में सुलझी हुई समस्या सामने आती है। अब बात करते हैं आलोचना की, कि काफी समय तक इस परिकल्पना का प्रभाव बहुत रहा, सबका ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकला इसकी आलोचना होने लगी। और आलोचना क्या क्या है वो हम बात करते हैं। आलोचना के अंदर बी लेविन नामक एक विद्वान है, बी लेविन एक विद्वान है, उनका यह कहना है कि ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि इनके आपसी भिड़ंत की संभावनाएं बहुत कम है। इनका यह कहना है कि यदि इस प्रकार का सिस्टम है, वर्तमान में यदि ब्रह्मांड में देखा जाए तो जो तारे हैं, चाहे सूर्य या और तारे, वो इतनी दूरी पर हैं कि उनके पास में आने या उनमें भिड़ंत होना या उनका एक दूसरे पर गुरुत्व बल का काम, ज्यादा गुरुत्व बल का काम करना, ऐसी कोई संभावना नहीं पड़ती। जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना है इसमें जो तारे का उल्लेख किया गया ये भ्रमित करता है, यह आलोचना हुई है। दूसरी बात, जिस साथी तारे से सूर्य के अलावा जिस साथी तारे से ज्वार की उत्पत्ति हुई है, बाद में वह तारा ब्रह्मांड में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा, वो आखिर कहां चला गया, इस चीज का उल्लेख जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में नहीं मिलता है। ये इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना यह है कि वर्तमान में ग्रहों के बीच की दूरी, वर्तमान में जो आज ग्रहों के जो बीच की दूरी है वह जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के ग्रहों के बीच की दूरी से मेल नहीं खाती है। यह इसकी अगली की आलोचना है। तो नंबर 4 में हम लास्ट जो आलोचना की बात करेंगे कि सूर्य से निकलने वाले पदार्थों का, जो सूर्य से ये ज्वार निकला, फिलामेंट निकला, इस पदार्थ का घनीभवन कैसे हुआ, यानी कि ये कैसे इकट्ठा हुए और इनसे ग्रहों का निर्माण की जो प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हुई, उसका पूर्ण उल्लेख जो है जेम्स जीन्स की इस परिकल्पना में नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट में
ये बीए पार्ट फर्स्ट की जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेके आएंगे। इस टॉपिक में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को पढ़ें और उसको समझें।